Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. This is Shumaila Akhtar, your teacher of political science. स्टूडेंट्स, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं एंड आपने 11-12 स्टैंडर्ड के लिए आर्ट स्ट्रीम चूज़ की है, देन ट्रस्ट मी, ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा एकेडमिक कंटेंट सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होके आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अवेलेबल होते रहेगा। तो हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। मैं पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले हम क्विकली देखेंगे 12th स्टैंडर्ड में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हमारा सिलेबस क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द वर्ल्ड सिंस 1991। 11th स्टैंडर्ड में हमने वर्ल्ड सिंस 1945 पढ़ा है, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम वर्ल्ड सिंस 1991 पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे शुरू के 3 चैप्टर हैं वो इंटरनेशनल हेडिंग में आता है, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, और जो हमारे लास्ट के 3 चैप्टर हैं वो कंटेम्प्रेरी इंडिया, चैलेंजेस टू पीस, स्टेबिलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, कंटेम्प्रेरी इंडिया, गुड गवर्नेंस एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये हमारा 12th का सिलेबस है। हमें बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है तो हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मुझे लगता है ये क्लियर हो गया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज द वर्ल्ड सिंस 1991। In November 1989, the Berlin Wall fell, and after that, the process of disintegration of Soviet Union started. बर्लिन वॉल क्या थी? बर्लिन वॉल एक वॉल थी फॉर डिवीजन ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट। ये बर्लिन वॉल एक कॉन्क्रीट वॉल थी वैसे तो, लेकिन ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड थी। विच कॉन्फ्लिक्ट स्टूडेंट? आइडियोलॉजी की कॉन्फ्लिक्ट। तो जो वेस्ट साइड ऑफ बर्लिन था वो था लिबरलिज्म वाला, और वो कौन लीड करता था? यूएसए, सुपर पावर। और जो ईस्ट साइड वाला बर्लिन था वो कम्युनिज्म वाला था, और उसका पावर कौन था, लीड कौन करता था? यूएसएसआर। तो 1989 नवंबर में बर्लिन वॉल गिरा दी गई, और जो सोवियत यूनियन था उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल में नहीं लिखा है, बट मैं आपकी प्रॉपर नॉलेज के लिए बताऊँ कि बर्लिन वॉल 1961 अगस्त में कंस्ट्रक्ट की गई आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो जो कोल्ड वॉर का टाइम था वहाँ पे 1961 से लेके 1989 तक बर्लिन वॉल स्टूड थी, खड़ी हुई थी। बर्लिन वॉल एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे बनी थी। ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए ये दो सुपर पावर थी उस टाइम की। यूएसएसआर एंड यूएसए एक लिबरलिज्म को फॉलो करता था, तो दूसरा किसको फॉलो करता था? कम्युनिज्म को। और इसी चक्कर में इन्होंने पूरे दुनिया का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। इवेंचुअली इन 1991 कोल्ड वॉर एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर, ये एक लड़ाई को कोल्ड वॉर क्यों कहा गया स्टूडेंट? क्योंकि ये इनडायरेक्ट वॉर थी, ये डायरेक्ट वॉर नहीं थी। यहाँ पे खुल्लम खुल्ला दुश्मनी नहीं थी। वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तब भी यही 2 सुपर पावर थी। वर्ल्ड वॉर जब वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब भी यही 2 सुपर पावर थी। तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन हुई, पीस ट्रीटीज़ साइन हुई ताकि दुनिया में शांति का माहौल कायम रहे। उसके बाद की जो दुश्मनी थी उसको टर्म दिया गया है कोल्ड वॉर, जो इनडायरेक्ट थी। मतलब वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, गिराना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, वाया वाया करते थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में और बहुत सारी दूसरी चीज़ में, हर जगह एक नेगेटिव कंपटीशन था। एक पॉजिटिव कंपटीशन होता है, दूसरा होता है नेगेटिव कंपटीशन। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर नेगेटिव कंपटीशन था इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में। जो वर्ल्ड था पूरा वो बाइपोलैरिटी में था, 2 सुपर पावर के उससे ही चलता था पूरा वर्ल्ड। तो जब सोवियत यूनियन टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ, जब सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर है वो टूट गया, तो इसकी पावर कम हो गई और कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, क्योंकि एक एनिमी जो था गेम से आउट हो गया। यूएसएसआर कैसे टूटी वो हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, जब सोवियत यूनियन हार गया, तो इट ऑल्सो
ended the East and West division of the world that was based on the rivalry of United States and the Soviet Union. I hope this much is clear student. अब हम आगे देखते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे, मतलब जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, वो हम 5 मेजर पॉइंट्स में देखेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट डेवलपमेंट था, जो हमारा फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस था कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, वो था राइज ऑफ न्यू स्टेट, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट. The end of Cold War led to the end of international order dominated by two superpowers, the United States and the Soviet Union. It also saw the emergence of new state after the disintegration of the Soviet Union. Students, ये थी ईस्ट साइड की कंट्रीज़ जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर की अलाइज थी. ये थी वेस्ट साइड की कंट्रीज़ जो यूएसए के अलाइज थी. तो जब सोवियत यूनियन की कुछ कंट्रीज़ ने इससे डिसीजन लिया कि हम यूएसएसआर के पार्ट नहीं रहना चाहते हैं, ना ही हम यूएसए का पार्ट रहना चाहते हैं, हम किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं चलना चाहते हैं, हमें अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए. ये आपके आगे आएगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ. तो इसलिए इन लोगों ने डिमांड की कि हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कोल्ड वॉर से, वर्ल्ड वॉर से भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम सिर्फ पिस रहे हैं. तो इसलिए इन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड की. इन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई और ये यूएसएसआर से अलग होकर इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना स्टार्ट किया, अपनी कंट्री जिस पे ये खुद गवर्न करेंगे, जिसको ये खुद गवर्न करेंगे. तो यही ये पॉइंट बता रहा है कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म ही इसलिए हुई क्योंकि यूएसएसआर की काफ़ी अलाइज ने उससे अलग होने का डिसीजन लिया फॉर वेरियस रीज़न. एंड जब उसने अलाइज टूट गई, ये अलाइज थी, जब वो यूएसएसआर से अलग हो गई तो यूएसएसआर वीक हो गया, उसकी आइडियोलॉजी वीक हो गई. तो यूएसएसआर जो था वो आउट हो गया था गेम से. बचा कौन? यूएसए. अब जब दो कॉम्पिटिटर हैं, एक कॉम्पिटिटर आउट हो गया है तो विनर कौन हुआ? यूएसए. तो कोल्ड वॉर जो थी वो इवेंचुअली ख़त्म हो गई थी. आई होप दिस मच इज़ क्लियर कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट. सेकेंड पॉइंट है हमारा emergence of unipolarity. emergence of unipolarity. uni मतलब वन, bipolarity, bi मतलब टू, एंड मल्टी मतलब मोर देन टू, है ना. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? emergence of unipolarity. The Cold War between United States and the Soviet Union came to end, signaling the end of bipolarity. This led to the emergence of unipolar world order dominated by the United States. अब जब दो कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर टू जो है वो हार गया है, वो वीक हो गया है, वो आउट हो गया है, तो बचा कौन? एक ये. तो ये हो गया हमारा विनर. तो इसकी आइडियोलॉजी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई क्योंकि इसने इसको हरा दिया. तो यहीं पे वो बोल रहा है कि पहले दो सुपर पावर्स थी, पहले पूरे वर्ल्ड को दो सुपर पावर लीड करती थी, पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइडेड था, लेकिन अब वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यही एक है सुपर पावर. तो अब सारे वर्ल्ड ने इसकी आइडियोलॉजी को बहुत एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया और इसको ही सब सुपर पावर मानते थे. तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी की यूनिपोलैरिटी दिखने मिली वर्ल्ड में आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड. हमारा थर्ड पॉइंट है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन. There was an increasing awareness about human rights and also the rise in intervention of humanitarian purpose. ह्यूमन राइट्स को वॉर के बाद बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगी. ह्यूमन राइट्स इवन वर्ल्ड वॉर के बाद भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुए टू प्रोटेक्ट, टू सेफगार्ड द ह्यूमन राइट्स. कोल्ड वॉर के बाद भी ह्यूमन राइट्स इंटरवेंशन देखने मिला. ह्यूमन राइट्स इंटरवेंशन स्टूडेंट्स जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है. यूनाइटेड नेशन का क्या काम है? देखो, जैसे कोई कंट्री में वॉर हो रही है, ये इनकी अपनी टेरिटरी है, ठीक है. यहाँ पे
कोई दूसरी कंट्री आके अपना रूल नहीं कर सकती। ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेट है, यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के जो है मैटर्स का ख्याल रखेगी। लेकिन अगर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जब इंडिया में 1991 के टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस था तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के मैटर में इंटरफेयर किया। आईएमएफ ने इंडियन मैटर में इंटरफेयर किया और उसको सजेस्ट किया कि तुम यहाँ पे लिबरलाइजेशन लाओ, तुम यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन लाओ, तभी ग्लोबलाइजेशन लाओ, तभी यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स आए हमारा 1991 में लाओ, ताकि यहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी ओपन हो। तो ये आईएमएफ ने हमारे मैटर में इंटरफेयर किया। तो ये पॉइंट यही समझाने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हमें देखने मिला आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद यही हमें देखने मिला। फोर्थ हमें क्या देखने मिला? टेररिज्म का नेचर बदलते हुए। द नेचर ऑफ टेररिज्म चेंज्ड आफ्टर 11 सितंबर 2001 अटैक, ऑल्सो नोन एज 9/11 अटैक्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्डिंग थी यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ। इट वॉज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका जब वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ। तो आज से पहले, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर रही है हमेशा, तो कभी भी अमेरिका पे कोई अटैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका के पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। इवन अमेरिका ही सबको सप्लाई करती है मिलिट्री आइटम्स, इक्विपमेंट्स। तो कभी भी अमेरिका में हमें नहीं देखने मिला है, लेकिन 2001 में ये अटैक हमें देखने मिला है अमेरिका के टेरिटरी पे। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट ये कह रहा है कि कोल्ड वॉर के बाद जब सुपर पावर्स ख़त्म हो गई दोनों, तो ये नेचर हमें देखने मिला कि जो टेररिज्म का नेचर था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। जो कंट्री सुपर पावर हुआ करती थी, जो दूसरों पे अटैक करती थी, जो इतनी पावरफुल थी, लेकिन आज 2001 में उस पर अटैक हुआ, तो यहाँ से जो टेररिज्म का नेचर था वो चेंज होते हुए नज़र आया। हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म। This phase primarily saw the rise of China in India, the growing importance of China in India in Indo-Pacific region, and also the rise of Russia under Vladimir Putin. These developments and the growth of regionalism brought in multipolarity in the world order. Regions and regional organizations started to become important. Students, multipolarity मतलब एक पावर नहीं है। पहले क्या था? बाइपोलैरिटी थी, मतलब दो सुपर पावर थी। फिर क्या हुआ? यूनिपोलैरिटी, मतलब एक सुपर पावर। अब वर्ल्ड आ गया है मल्टीपोलैरिटी पे, मतलब एक दो नहीं, हर कोई सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया है। रीजनलिज्म का डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रीजनलिज्म का मतलब होता है कि समझो ये पूरी दुनिया है, यहाँ पे मोर देन 190 कंट्रीज़ हैं, बट जो मेरी कंट्री है, इंडिया है, तो मैं समझती हूँ कि इंडिया सबसे सुपीरियर है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जो मेरी कंट्री इंडिया है वही सबसे सुपीरियर है, और बाकी की जो कंट्री है वो मुझसे कम है, वो मुझसे डिफीरियर है। तो ये जो फीलिंग होती है टुवर्ड्स आर रीजन, उसे रीजनलिज्म कहा जाता है। तो यही जब रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया तो जो दूसरी कंट्रीज़ थी, हर कोई अपने आप को पावरफुल समझने लगा, हर कोई अपने आप को पावरफुल बनाने लगा। ठीक है, हर कोई अपने इकोनॉमी पे काम करने लगा, हर कोई अपने आप को सुपर पावर समझने लगा। तो मल्टीपोलैरिटी आ गई। क्या आ गई? मल्टीपोलैरिटी। लोगों ने सुपर पावर्स पर डिपेंड होना कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, और खुद सेल्फ सफिशिएंट बनते गए। तो मल्टीपोलैरिटी आ गई कि हम भी खुद में एक पावर है, हम भी किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम किसी के इन्फ्लुएंस पे ही नहीं चलेंगे। तो जब रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो वर्ल्ड में कोल्ड वॉर के बाद मल्टीपोलैरिटी भी देखने मिली। तो यही हमारा फिफ्थ पॉइंट कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतना 5 पॉइंट जो है क्लियर है। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे ये पॉइंट में।
ठीक है, ये काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट है। यहाँ पे मैप्स के साथ मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पॉइंट से अपना स्टडी सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर आप कोई भी सजेशन हो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरा वे आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। कोई भी डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करना पसंद करूँगी। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, तो आप उसको रीड करके रख लें। एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट, नीचे मैप्स हैं, बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि क्या कैसे कहाँ तक डिवीज़न था, कहाँ बर्लिन वॉल थी, हम उसको प्रॉपरली मैप में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।